गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 8th चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारे द्वारा जो अध्ययन किया गया था 8th चैप्टर में, वो अमेजन नदी के बेसिन का अध्ययन किया गया था। आज हम इसी चैप्टर के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में जीवन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का बेसिन है, ये हमारे भारत देश के अंतर्गत बहने वाली नदियां हैं, जो कि हमारे देश में किस प्रकार से प्रभावित करती हैं यहाँ के जनजीवन को, उसका अध्ययन हम करेंगे। हमारे द्वारा इसकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की भौगोलिक स्थिति और जनांकीय स्थिति के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि हमारी अक्षांशीय स्थिति क्या है। हमारी से मतलब आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जहाँ बहती हैं, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, वो हमारी पृथ्वी के अक्षांश की दृष्टि से क्या माप रखती हैं। दूसरे नंबर पर हमारी प्रमुख सहायक नदियाँ, बहुत सारी ऐसी नदियाँ होती हैं जो जैसे जैसे बड़ी नदी बहती जाती है, जैसे ही हमारी गंगा नदी बह रही है तो यहाँ से चंबल नदी आकर मिल गई, इसमें यहाँ से यमुना मिल गई, यहाँ से माही मिल गई। इस तरह से गंगा का बहाव क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये जो सहायक नदियाँ होती हैं, ये कौन कौन सी है? ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी असम वगैरह इधर से निकलती है, तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती जाती हैं, ये सहायक नदियाँ कहलाती हैं। फिर हमारे प्रमुख स्थलाकृतियों का निर्माण, हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में कौन कौन से प्रमुख स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, क्योंकि नदी अपने मार्ग में कई तरह की झीलों का निर्माण करती है, सर्पनुमा आकार का निर्माण करती है। तो ये कौन कौन से आकार बनते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फिर इसके बाद जनसंख्या का घनत्व कितना है। देखो, नदियाँ तो हमेशा पहाड़ों से निकलती है और पहाड़ी इलाकों में रहने का जनजीवन कम होता है, तो वहाँ तो जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? पहाड़ी इलाकों में इन नदियों के बेसिन में कितनी जनसंख्या लगभग पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कैसा पाया जाता है, उन सब परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। फिर हमारी प्रमुख फसलें और वनस्पतियाँ, इस गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में हमारी कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। मैदानी इलाकों के अंदर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी जमा होने के कारण बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तैयार हो जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से गेहूँ, चावल, जूट, कपास, कौन सी फसलें प्रमुख हैं जो उगती हैं, और साथ में वनस्पति का भी अध्ययन करेंगे। वन्य जीवन का अलग वन कौन कौन से पाए जाते हैं, किस प्रकार के पेड़ वनों में पाए जाते हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत इसमें वन्य जीव रहेगा। वन्य जीव से मतलब आपको पता ही है अच्छे से, जीव जंतु जो कि वनों में निवास करते हैं। फिर शहरीकरण और औद्योगिकरण की दृष्टि से इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन का अध्ययन किया जाएगा। और फिर पर्यटन की दृष्टि से कुछ ऐसे स्थल तैयार हो गए हैं जिससे आय के सोर्स बन गए हैं इस बेसिन में, उसके अंतर्गत पर्यटन का अध्ययन भी किया जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों, अपनी बुक में पेज नंबर 59 निकाल लें। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। देखो बच्चों, ये हमारा भारत है, ये हमारा यदि भारत है तो भारत के अंदर ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री की रेखा है। यहाँ से आपके उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा है बच्चों, उत्तर दिशा में 10 डिग्री से 30 डिग्री तक के अक्षांशों के बीच में पूरब में हमारे ये भारत स्थित है, और भारत के अंदर हमारा ये बेसिन पाया जाता है। ये जो बेसिन हमारा पाया जाता है 30 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश
उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये नदी बहती है और इसका पाया जाता है। तो ये हमारे भारत के अंदर इस तरीके से पहाड़ों से निकलते हुए नदी गंगा बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ये देखो बच्चों, आपके चित्र बना हुआ है। चित्र के अंदर इसका पूरा बेसिन, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इसको आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं या एटलस की सहायता से अध्ययन कर सकते हैं। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम भी ढूंढने हैं। बच्चों, ये आपके पास एटलस है तो आप ढूंढ सकते हैं, और नहीं है तो कोई आपके लिए अभी जल्दबाजी नहीं है। जब क्लासें लगेंगी तब हम इस टॉपिक को दोबारा ले सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपाद और सुंदरवन के डेल्टा इन बेसिनों की मुख्य विशेषता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। देखो बच्चों, हमने अक्षांशीय स्थिति पढ़ ली, प्रमुख सहायक नदियां पढ़ ली, अब प्रमुख स्थलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं हम। प्रमुख स्थलाकृतियों के अंतर्गत चाप झीलें, यहाँ की जलवायु मानसूनी होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बच्चों, साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, पहले उसको पढ़ लेते हैं अपन। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का भी पता कीजिए। एक और बॉक्स बना हुआ है शब्दावली के अंतर्गत, इसमें जनसंख्या घनत्व का अर्थ दे रखा है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? एक वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे उदाहरण दे रखा है आपके उत्तराखंड। उत्तराखंड हमारे भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 189 है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 189 व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 वर्ग किलोमीटर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अब बच्चों, इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं। पहाड़ों से गंगा नदी का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र भी पहाड़ों से बहती हुई मैदान में आती है। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं। मानवीय जीवन क्रियाकलाप आपके पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिकूल पाया जाता है। मतलब वहाँ पर रहने की संभावनाएं और रोजगार के साधन कम होने की वजह से लोग वहाँ बसना पसंद नहीं करते हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त रहता है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है। धान, धान से मतलब गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, धान में 2 धान आते हैं, एक तो आपका गेहूँ आता है और दूसरा चावल आता है। ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ क्षेत्रों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही।
बस कल हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।